हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। सो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रिपरेटरी असाइनमेंट में हम करेंगे पोइट्री सेक्शन जिसका चैप्टर है कुंडलियाँ। ठीक है, तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं। आप साथ में अपनी बुक भी रखिए पोइट्री की, ठीक है। साथ में आप कविता भी पढ़िए और उसके आंसर्स भी रिवाइज कीजिए। तो पहले पैरा से संबंधित प्रश्न है कि गिरधर कबीराय ने लाठी के किन किन गुणों की ओर संकेत किया है या फिर ये किन किन स्थितियों में हमारी सहायता करती है। तो गिरधर कबीराय ने कुंडलियों के द्वारा लाठी के महत्व को दर्शाया। वे कहते हैं कि लाठी हमें गड्ढे में गिरने से बचाती है तथा हमारे संतुलन को भी बनाए रखती है, और कहीं नदी नाला आ जाए तो हम लाठी के द्वारा उसकी गहराई को नाप सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं। लाठी हमें कुत्तों और दुश्मनों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। अतः लाठी के बहुत गुण हैं और हमें इससे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो कवि का ये मानना है। अगला है, कवि सब हथियार को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने की बात कह रहे हैं। क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? तो कवि सभी हथियारों को छोड़कर लाठी रखने की बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यह हमें तरह तरह की मुसीबतों से हमारी सुरक्षा करती है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ पहले कि हमें गड्ढे से गिरने से बचाती है, किसी गहराई को मापने में सहायता करती है, और हमें ये दुश्मनों और कुत्तों के प्रहार से भी बचा सकती है। तो इसलिए लाठी किसी को बहुत हद तक नुकसान नहीं पहुँचाती। इसे अपने साथ रखना गैरकानूनी भी नहीं है। अब है अगले पैरे से संबंधित प्रश्नोत्तर जो कि है कमरी पर आधारित। तो प्रश्न है कि छोटी सी कमरी हमारे किस किस काम आ सकती है। गिरधर कबीराय के अनुसार कमरे में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो छोटी सी कमरी से हम मलमल जैसे कीमती कपड़ों को धूल और पानी से सुरक्षित रख सकते हैं। कीमती कपड़ों को कमरी में लपेटकर उनकी आग से हिफाजत की जा सकती है। कमरे की गठरी भी बनाई जा सकती है और रात होने पर उसे बिछाकर उस पर सो भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, बकुचा बांधे मोटे रात को झाड़ बिछावे। तो पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, झाड़ बिछावे यानी कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गिरधर कबीराय ये कहना चाहते हैं कि हम कमरी का उपयोग रात के वक्त कर सकते हैं, रात को, ठीक है। तो रात होने पर इसे हम झाड़ कर नीचे बिछाकर उस पर अच्छे से सो भी सकते हैं। अगला प्रश्न है अगली पंक्तियों से संबंधित जिसमें गुणों की बात की जा रही है। तो गुण के गाहक सहस नर को स्पष्ट करने के लिए कबीराय ने कौन सा उदाहरण दिया है और क्यों। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों हैं, अतः गुणवान व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। तो कवि ने कौवे और कोयल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार कोयल के स्वर को सभी पसंद करते हैं और कौवे के कर्कश स्वर को कोई भी पसंद नहीं करता, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति को सभी चाहते हैं, लेकिन जिसके पास कोई गुण नहीं है उसे कोई नहीं चाहता। अतः कवि कहते हैं कि हमें रंग रूप को न देखकर उसके यानी कि व्यक्ति के गुणों को ही देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, काग और कोकिला में कौन सी बात समान और कौन सी असमान है। जैसा कि फर्स्ट आंसर में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से लिखेंगे हम कि काग और कोकिला में उनके रंग समान है, ठीक है। दोनों ही काले रंग के होते हैं, उन दोनों का रंग ही काला है और उन दोनों का गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अर्थात कोयल का रंग काला होने पर भी उसे सब पसंद करते हैं उसकी मधुर आवाज़ के कारण, परंतु कोई कौवे की कर्कश स्वर को नहीं सुनना चाहता और ना ही उसे पसंद करता है। अतः हमें रंग रूप को ना देखकर उसके गुणों को परखना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। तो पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं। तो बच्चों, जब भी आपको पंक्ति का भाव स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन आए तो अच्छे से उस आंसर की शुरुआत करनी है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं होता उसे भी कोई पसंद नहीं करता, उसे ना ही सम्मान प्राप्त होता है और ना ही उसे चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो या जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण होता है उसे सभी पसंद करते हैं और उसका समाज में सम्मान भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कुंडली का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इस कुंडली द्वारा क्या संदेश दिया गया है। तो केंद्रीय भाव और संदेश एक ही समान है। अगर आपको संदेश आए तो भी आपने यही आंसर लिखना है, केंद्रीय भाव आया तो भी यही लिखना है। तो उपयुक्त कुंडली के केंद्रीय भाव है कि हमें अपने गुणों का विकास करना चाहिए क्योंकि समाज में लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं
और जिस व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं होता उसे लोग पसंद नहीं करते, अतः हमें एक गुणवान व्यक्ति ही बनना चाहिए। अगला प्रश्न अगली पंक्तियों पर संबंधित है, ठीक है, जिसमें मतलब के व्यवहार की बात की गई है। तो पहला प्रश्न है इसका कि कवि के अनुसार इस संसार में किस प्रकार का व्यवहार प्रचलित है। तो कवि के अनुसार इस संसार में स्वार्थ रूपी व्यवहार प्रचलित है, ठीक है, विद्यमान है। कवि कहते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के इस संसार में कोई भी किसी का सगा नहीं होता, यानी कि कोई भी किसी से अपने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मतलब से आजकल कोई भी किसी से बात नहीं करता, कोई भी रिश्ता बनाकर नहीं रखता, तो सब अपने मतलब के लिए व्यवहार रखते हैं। उपरोक्त कुंडलियों में मिलने वाले संदेश पर प्रकाश डालिए। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि ये संदेश देते हैं कि संसार में सब भी अपने मतलब के लिए बातें और संबंध बनाते हैं, मतलब और स्वार्थ निकल जाने पर वह संबंध समाप्त कर देते हैं। इस संसार का यही व्यवहार है और यह व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। उपरोक्त कुंडली में सच्चे झूठे मित्र की क्या पहचान बताई गई है। तो उपरोक्त कुंडली में कवि कहते हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय भी साथ निभाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के मित्रता कायम रखते हैं। झूठे मित्र की पहचान ये है कि वे बुरा समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये बलवान और एक निर्बल व्यक्ति पर आधारित पंक्तियां हैं। तो इसका प्रश्न है कि कवि के अनुसार हमें किस प्रकार के पेड़ की छाया के नीचे बैठना चाहिए और क्यों। तो कवि के अनुसार हमें पतले पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि छोटा सा तूफान भी उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर नीचे गिरा देता है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त कुंडली द्वारा कवि क्या संदेश दे रहे हैं। तो उपरोक्त कुंडली द्वारा कवि राय ये संदेश दे रहे हैं कि हमें सदैव बलवान व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए, किसी निर्बल व्यक्ति का नहीं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार एक दिन कौन धोखा देगा और कब, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कवि के अनुसार एक दिन पतला पेड़ अर्थात निर्बल व्यक्ति, ठीक है, निर्बल व्यक्ति के लिए यहाँ पर पतले पेड़ का उपमेय लिया गया है। तो अवश्य धोखा देगा, क्योंकि जब भी कोई आंधी तूफान या जीवन में विपत्ति आएगी वह पेड़ उखड़कर गिर जाएगा, अर्थात निर्बल व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें मोटे पेड़ की छाया लेनी चाहिए, अर्थात बलवान व्यक्ति का सहारा भी लेना चाहिए। आगे है, छाह मोटे की गई है पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि हमें हमेशा मोटे और पुराने पेड़ की छाया के नीचे आराम करना चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते झड़ जाने के बावजूद भी वह शीतल छाया प्रदान करता है और हमें तूफान से बचाता है। अगली पंक्तियाँ एक नाव पर संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न है, दोनों हाथ लीजिए यही सियानो काम भाव स्पष्ट कीजिए। तो गिरधर कवि राय परोपकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए। उसी प्रकार अगर घर में बहुत सा धन आने पर भी आ जाए तो उसे जी खोलकर दोनों हाथों से परोपकार के काम में लगाना चाहिए, यही बुद्धिमानी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, परस्वार्थी के काज शीश आगे धर दीजिए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में या निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहते हैं कि परोपकार के काम के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए अगर अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े या फिर किसी और चीज़ का बलिदान देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में बड़ों की किस वाणी की चर्चा की गई है। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जीवन यापन अच्छे ढंग से करने के लिए कहा है कि सही राह पर चलकर और सही कार्य करके ही अपने मान सम्मान की रक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने किस बात पर जोर दिया है कि हमें हमेशा सही काम और सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, तभी हमारी समाज में इज्जत होगी और हमें मान सम्मान मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, राजा के दरबार में कब जाना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों पर आधारित है ये प्रश्न। तो किस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए और क्यों, ये हमारी अंतिम पंक्तियां हैं, ठीक है बच्चों। तो उत्तर है इसका कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए और अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो स्थान हमारी हैसियत के अनुकूल ना हो उस पर बैठने से हमें उस स्थान से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कवि ने दरबार में कब बोलने और ना बोलने की सलाह दी है।
तो कवि कहते हैं कि सही समय आने पर ही बोलना चाहिए, क्योंकि यही कुशलता का व्यवहार है, और जब हमसे कोई प्रश्न पूछे तभी उसका उत्तर देना चाहिए। असमय या अकारण नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए, आशय स्पष्ट कीजिए। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति को अनावश्यक रूप से ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई प्रश्न पूछे या बात पूछे तभी उसका उत्तर देना चाहिए। अकारण और असमय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यही कुशल व्यवहार होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चूँकि ये हम पहले भी कर चुके हैं तो आई होप किसी को भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनकी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।